शाम तक अनिकेत कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर रेडी करवा कर ले आया था। अनिकेत पेपर्स रुद्र को देखते हुए कहता है, लो तुम्हारे पेपर आ गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लो और उस लड़की से साइन ले लो ताकि कल तुम्हें कोई दिक्कत ना हो और दादाजी को पता भी ना लगे। रुद्र उन पेपर को अनिकेत से लेकर पढ़ने लगता है, फिर कहता है, हाँ सब ठीक। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। सीढ़ियों से नीचे आते वक्त वह देखता है कि जिया बाहर गार्डन की तरफ जा रही है। वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिया की आंखें रोने से लाल हो रखी थीं। जिया गार्डन में जाकर गुलाब के फूलों को देखकर कहती है, तुम इतने सुंदर फूल हो, फिर भी तुम्हें कांटों के बीच रहना पड़ता है ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम्हारी सुंदरता को कोई कुचल ना दे। तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी खूबी भी है और कमजोरी भी। और एक मैं हूँ। मेरी ज़िंदगी पूरी कांटों से भरी पड़ी है। पता नहीं कभी मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, कब वह भी तुम्हारी तरह मुस्कुराएगी। तभी रुद्र पीछे से आकर कहता है, तुम्हारे जीवन में सिर्फ कांटे हैं और वह भी मैं बोऊंगा। जिया हड़बड़ा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। वह रुद्र को अपने करीब देखकर हैरान हो जाती है। वह घबराहट से कहती है, आप आप कब आए? रुद्र उसके करीब आकर, जब तुम इन फूलों से बात कर रही थी। रुद्र उसकी आंखों में देखने लगता है। पता नहीं क्यों उसकी उदास आंखें रुद्र को अंदर तक तकलीफ दे रही थी। जिया, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको मुझसे कुछ काम था? अगर नहीं तो कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वैसे भी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। रुद्र गुस्से से, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं चढ़ा है और ना ही मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। एक मिनट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा उस रात के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह बन गई होगी? जिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं रही हूँ। और अगर आप भी ये सोच रहे हो ना, तो ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल देना। मैं ये शादी सिर्फ दादाजी के कहने पर कर रही हूँ, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसान है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि उनके पोते आप हैं, तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। रुद्र तालियां बजाकर, वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो ना तुम। अपनी झूठ मूठ के रोने से मेरे दादाजी को फंसा लिया और अब कह रही हो कि तुम्हें पता नहीं था। अगर तुम्हें पता नहीं था तो तुम कैसे किसी अनजान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई? और फिर जिया के पास आकर धीरे से कहता है, कहीं तुम्हें हर रोज़ तो अपने बिस्तर पर कोई नया मर्द नहीं चाहिए होता है जो तुम्हारे अरमान पूरे कर सके? जिया घूर कर रुद्र को देखती है, फिर उसके सीने पर हाथ रखकर जोर से धक्का देकर कहती है, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर आर्य। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस रात जो कुछ भी हुआ वह मेरे साथ भी धोखा था। मुझे भी फंसाया गया था। आपको जो कुछ भी मुझसे काम है जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। रुद्र उसकी तरफ फाइल बढ़ाकर कहता है, इसे पढ़ लो और हाँ, इसके बारे में दादाजी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर दादाजी को पता चला तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। जिया फाइल लेकर, क्या है इसमें? रुद्र, खुद पढ़ लो। जिया वह फाइल पढ़ने लगती है और जैसे जैसे वह फाइल पढ़ती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह झटके से उस फाइल को रुद्र के मुंह पर फेंक देती है और कहती है, आप सोच भी कैसे सकते हैं, मैं इन पर साइन नहीं करूँगी। आपको शर्म नहीं आई ऐसी घटिया शर्तें मेरे आगे रखते हुए? अगर दादाजी को पता चला तो? रुद्र एकदम से उसके करीब आ जाता है और उसका मुंह पकड़कर कहता है, अगर दादाजी को इस बारे में पता चला और वह भी तुम्हारे जरिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और इस फाइल पर साइन भी करने पड़ेंगे। जिया उसके हाथ को हटाने की कोशिश करती है पर हटा नहीं पाती। रुद्र के इस तरह पकड़ने से उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वह छटपटाने लगती है। रुद्र एकदम से उसके चेहरे से हाथ हटा लेता है। जिया हाँफने लगती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, मैं इस पर साइन नहीं करूँगी। रुद्र, सोच लो, अगर तुमने साइन नहीं किए तो उस रात के कुछ फोटोज अभी भी मेरे पास रखे हैं। कहो तो तुम्हें दिखाऊं? जिया गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहती है, कितने घटिया इंसान हो आप। आपके दादाजी इतने अच्छे हैं और आप इतने गिरे हुए हो। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका पोता इतना घटिया है
तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी होगी। रुद्र, ए लड़की, ज़्यादा बोलो मत, जितना कहा है उतना करो। इस फाइल पर साइन करो, नहीं तो मैं फ़ोटो में अभी न्यूज़ में दे देता हूँ। कल सुबह अखबार के फ्रंट पेज पर तुम्हारी चर्चा होगी। जिया गुस्से से रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है? साइन करो। जिया गुस्से से उससे वह फाइल लेती है और उस पर साइन कर देती है। रुद्र, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। और फिर मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वह कुछ सोचकर रुक जाता है और वापस जिया के पास आ जाता है। जिया उसे इस तरीके से आते देख पीछे हटने लगती है, लेकिन रुद्र उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रुद्र उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर आता है और उसके होठों को देखने लगता है। रुद्र अपने होश खो बैठा था। वह एकटक जिया के होठों को देख रहा था। चांद की रोशनी में जिया का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसके कोमल गुलाबी होंठ उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। रुद्र धीरे धीरे जिया के होठों की तरफ बढ़ता है। जिया घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन रुद्र की पकड़ उसके ऊपर और कस जाती है। रुद्र हल्के से जिया के होठों को चूम लेता है। जिया के पूरे शरीर में तितलियां उड़ने लगती हैं। जिया एकदम से होश में आती है। वह झटके से रुद्र को धक्का दे देती है और अपने होठों को पोंछकर कहती है, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे इतना करीब आने की? रुद्र हंसने लगता है। जिया, हंस क्या रहे हो? जवाब दीजिए, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे इस तरीके से किस करने की? रुद्र उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे इससे भी ज्यादा करीब आ चुका हूँ। अगर तुम्हें याद ना हो तो एक बार फिर से वो रात याद दिलाऊं? ऐसा कहकर रुद्र एक बार फिर जिया को किस करता है और इस बार वह हल्के से उसके होठों को काट लेता है। जिया हैरानी से उसे देखती है। रुद्र उससे कहता है, तुमने अपने होठों से मेरी छाप हटा दी थी। दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं फिर से किस कर लूँगा। जिया घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है, फिर अपने आप को शांत करके अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि रुद्र कहीं नहीं है। जिया, ये आदमी है कि भूत? अभी तो यही था, अभी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? यह इंसान मुझे पागल करके छोड़ देगा। और अभी इन्होंने इतनी घटिया हरकत की और फिर कुछ सोचकर, अगर इनके पास सच में उस रात की फोटोज हुई तो मैं क्या करूँगी? नहीं, मुझे अभी उनके पास जाना होगा और वह फोटोज मुझे कैसे भी करके लेनी होगी। रुद्र अपने कमरे में आ जाता है और खुद से कहता है, रुद्र, तुझे उस लड़की को देखकर आखिर हो क्या गया था? क्यों तू उसकी तरफ खींचा चला गया और तूने उसे एक बार नहीं 2 बार किस किया? आप पागल हो जाऊंगा मैं। ऐसी गलती मैं कर भी कैसे सकता हूँ? उस लड़की को देखकर मैं खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाता? क्यों उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाया? क्यों? सो जा बेटा रुद्र, इससे पहले तो कोई और पागलपन करे। ज़्यादा सोच मत और सो जा। कल से तुझे ये खेल शुरू करना है और उस लड़की की ज़िंदगी नरक बनानी है। रुद्र को सोते समय एफएम सुनने की आदत थी। उसने एफएम ऑन कर रखा था और पुराने गाने सुन रहा था। जिया अभी भी उन फोटोज़ के बारे में सोचती हुई गार्डन में खड़ी थी। उधर रुद्र सोने के लिए जाता है तो उसकी नज़र खिड़की से नीचे खड़ी जिया पर जाती है और एक बार फिर वह उसे देखकर कहीं खो जाता है। तभी रुद्र के एफएम पर गाना बजता है जो उन दोनों के दिल की हालात को बयान कर रहा था। हालांकि अभी तक ये दोनों ही अपने दिल के जज्बातों से अनजान हैं। गाना सुनते सुनते रुद्र को नींद आ जाती है। वहीं जिया भी रुद्र के कमरे में आती है, पर रुद्र को सोया देख वह भी उसे एकटक देखने लगती है। उसे इस वक्त रुद्र बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था। कुछ देर उसे ऐसे ही देखने के बाद सुबह बात करने की सोच वह भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाती है। फिर रुद्र की बातों को याद करते हुए उसे उसकी छुअन याद आती है और वह अपने होठों को एक बार छूकर देखती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। अपने आप को शांत करके वह भी सो जाती है। अगले दिन यशराज जी ने कुछ खास लोगों की उपस्थिति में दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ मंदिर में करवा दी। यशराज जी ने नई दुल्हन का गृह प्रवेश करवा दिया। सारे मेहमान जा चुके थे। अब घर में सिर्फ यशराज जी, अनिकेत, रुद्र और जिया ही बचे थे। जिया इन 2 दिनों में इतनी बिजी रही कि वह रिया को देखने भी नहीं जा सकी। उसने यशराज जी से कहा, दादाजी,
मैंने आपकी सभी शर्तें पूरी कर दी और आपके कहे अनुसार रुद्र जी से शादी भी कर ली, पर इस भाग दौड़ में मैं अपनी बहन को देखने भी नहीं जा सकी। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उसे कुछ देर के लिए देख आऊं? यशराज जी, बेटा तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। तुम्हें हमसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। अब तुम इस घर की मालकिन हो। पर हाँ, जल्दी आना, नहीं तो यह रुद्र फिर से कोई तमाशा खड़ा कर देगा। फिर रुककर कहते हैं, जितना जल्दी हो सके अपने बीच की गलतफहमियां खुद दूर कर लो, नहीं तो रुद्र का गुस्सा तुम संभाल नहीं पाओगी। पता नहीं अनिकेत और रुद्र ने अपने मन में तुम्हारे लिए कौन सी गलतफहमी पाल रखी है, जिस कारण वह तुमको इतना गलत समझते हैं। बेटा, अनिकेत की बात का बुरा मत मानना। अनिकेत भी हमारे ही परिवार का सदस्य है। रुद्र से बड़ा है, इसलिए उसे तुम वही आदर देना जो तुम रुद्र के बड़े भाई को देती। जिया जी दादाजी, मैं ख्याल रखूंगी। फिर मन में ही, यही तो मुझे नहीं पता, आखिर उन्होंने कौन सी गलतफहमी पाल रखी है। जिया यशराज जी की आवाज़ से होश में आती है। यशराज जी, वैसे मैंने अस्पताल में फ़ोन करके पता कर लिया था। रिया अब बिल्कुल ठीक है। वह बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रही है। बड़ी हिम्मती बच्ची है। वैसे तो तुम दोनों ही हिम्मती हो। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी तुम डटकर खड़ी रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक हिम्मत हार चुका होता या किसी गलत रास्ते पर चल चुका होता। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है कि तुम अपने स्वाभिमान के साथ जी रही हो। अगर मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया होता या अपनी शर्तों में नहीं बांधा होता तो शायद तुम मेरी भी बात नहीं मानती, ना ये शादी करती। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। पर यकीन मानो, तुमसे अच्छी दुल्हन मैं अपने रुद्र के लिए नहीं ढूंढ पाता। फिर उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा मुझे गलत मत समझना। मैंने जो कुछ किया है वह तुम्हारी भलाई के लिए किया है। जब रिया ठीक हो जाएगी तब मैं उसे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दूंगा। उस बच्ची का भविष्य बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। जिया दादाजी, आप हमारे बड़े हैं और इतना तो मैं जान ही चुकी हूँ कि आप हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। मुझे बुरा जरूर लगा था, पर अगर आपने कोई फैसला लिया है तो जरूर उसमें कोई गहरी बात छुपी होगी। ऐसा कहकर जिया अस्पताल चली जाती है। जिया, रिया कैसी हो तुम? रिया, अरे दीदी, आप आ गए, मैं अच्छी हूँ। फिर रिया गौर से जिया को देखने लगती है और कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। जिया हल्के से मुस्कुरा देती है। रिया, आपने शादी कर ली ना जीजी? हल्का सा गुस्सा करके, और मुझे बुलाया भी नहीं। जिया की आंखों में हल्की नमी तैर जाती है। वो कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना छोटी? जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हें बहुत अच्छी पार्टी दूंगी। रिया जिया के पीछे देखने लगती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जिया, क्या देख रही हो? रिया, देख रही हूँ दीदी, मेरे जीजू आ रहे हैं या नहीं। जिया नामे से रिला देती है। फिर जिया कहती है, अब तुम आराम करो और मुझे भी कुछ काम है। मैं तुमसे फिर आकर मिलती हूँ। रिया, क्या दीदी, अभी तो आप आए थे। वैसे भी आप पिछले 2 दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए और बिना बताए आपने शादी भी कर ली और फिर मुझसे जीजू को मिलाने भी नहीं लाई। जिया, रिया पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे जीजू से भी मिलवा दूंगी और तुम्हारी सारी शिकायतें भी दूर कर दूंगी। फिर उसके माथे को चूमकर, मेरी प्यारी बहन, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जिया वहां से जाने लगती है और सोचती है कि अब तुम्हें कैसे बताऊं रिया कि मैंने किस मजबूरी में आकर शादी करी है। पर मैं तुम्हें यह सब कभी पता नहीं चलने दूंगी। तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा। वह घर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वह घर में पहुंचती है तो देखती है चारों तरफ अंधेरा होता है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर सब कहाँ गए, इतना अंधेरा क्यों है। वह हॉल में लाइटें जलाती है और अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती है कि घर में काम करने वाली काकी मिल जाती हैं। वह पूछती है, काकी आज सब कहाँ गए? काकी कहती हैं, बड़े साहब तो आज बहुत थक गए थे, इसलिए जल्दी ही सोने के लिए चले गए। अनिकेत और रुद्र बाबू अभी तक घर नहीं आए। पर आप इस तरफ कहाँ जा रही हैं? जिया, अपने कमरे में जा रही हूँ। काकी, बड़े मालिक ने कहा था कि आप आए तो आपको रुद्र बाबा के कमरे में भेज दिया जाए। अब से आपका कमरा वही होगा। जिया परेशान हो जाती है, पर फिर अपने आप को संभाल कर वह गहरी सांस लेकर रुद्र के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे के अंदर पहुंचते ही
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा कमरा रोशनी से नहाया हुआ था। चारों तरफ फूलों से और बैलून से सजावट हो रखी थी। खुशबूदार कैंडल अपनी भीनी भीनी खुशबू से माहौल को मदहोश बना रहे थे। तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, अपने सामने रुद्र को पाती है, जो कमरे का दरवाजा बंद कर रहा होता है। जिया, आप दरवाजा क्यों लगा रहे हैं? और ये सब सजावट किसने की? जिया बोलती रहती है, पर रुद्र उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और धीरे धीरे अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने लगता है। जिया को इन सबसे घबराहट हो रही थी। वह अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगती है। जिया रुद्र को अपने इतने करीब आता देखकर उसे कहती है, आप चुप क्यों हैं, बताइए ना। रुद्र उसके बेहद नज़दीक आ जाता है और उसके कान के पास आकर कहता है, बीबी इतनी जल्दी भूल गई? आज हमारी सुहागरात है, तो क्या कमरा खुला छोड़कर मनाऊं? जिया ये सुनकर डर जाती है। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। उसे डर लगने लगता है कि अब तो रुद्र उस पर अपना हक जमाएगा और फिर एकदम से उसकी आंखों के आगे वही रात आ जाती है। वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र, क्या हुआ बीबी, इतने में ही डर गई? जिया आंखें खोल कर, नहीं नहीं, मैं डरी नहीं, मैं तो बस। रुद्र, क्या बकरी की तरह मैमा लगा रखी है? चलो जो करना है वह फटाफट करते हैं। तुम भी तो यही चाहती थी, इसलिए तो तुमने मुझसे शादी करी, तो अब निभाओ। इसमें डरने वाली क्या बात है? जिया हैरानी से, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए ना। रुद्र उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, क्यों? दूर रहकर क्यों बात करूं? तुम मेरी बीवी हो, शादी करी है और भूल गई? कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? तुम्हें बीवी होने के सारे फर्ज निभाने पड़ेंगे। मैं जैसा कहूँगा, जो कहूँगा, सब मानना पड़ेगा। तो फिर अब क्यों डर रही हो? जिया घबरा जाती है अपने मन में। ये क्या करने वाली हैं? कहीं ये भी और लोगों की तरह ही तो नहीं है, जो लड़की को सिर्फ बिस्तर पर चाहते हैं। लड़की की ना से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी लड़कियों को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? मैं कैसे खुद की रक्षा करूँगी? उस दिन जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, वह एक भूल थी, गलती थी। मैं अपने होश में नहीं थी। पर आज ये सब कैसे क्या करने वाले हैं यह। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं किस मुसीबत में फंस गई? रुद्र, क्या हुआ? अभी भी क्या सोच रही हो? ये सब कहते कहते वह उसके और करीब आ जाता है और धीरे से उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर कहता है, मेरे बारे में सोच रही हो? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। वैसे भी कौन सी हमारी ये पहली रात है, और तुम्हारी तो आदत होगी इन सब की। तो बताओ कहाँ से शुरू करूँ? और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। जिया उसके इस तरह से देखने से डर जाती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज रुद्र जी, आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। रुद्र हिकारत भरी नजरों से उसे देखता है और उसे एकदम से धक्का देता है, जिससे वह बिस्तर पर गिर जाती है। रुद्र, तुम मेरी बात सुनोगी और मैं बोलूँगा। तुम्हें यहाँ बोलने की कोई इजाज़त नहीं है। यह मेरा घर है और ये कमरा भी मेरा है। यहाँ मेरा राज चलेगा। तुम ये मत समझना कि दादाजी ने तुमसे मेरी शादी करा दी तो तुम अपनी मनमानी करोगी। मुझे तुम्हारी घटिया कहानी सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी किसी भी चाल में मैं नहीं आने वाला, और मेरे रहते तुम किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पाओगी। तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे जिस्म के लिए की है? थोड़ा करीब आकर, तो तुम बिल्कुल गलत समझती हो। अरे जिस्म चाहिए होता तो मेरे आगे लड़कियों की लाइन लगी है। जिसको कहता वो मेरे आगे बिछ जाती। पर मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे अपने दिल से प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। पर आज तक जितनी भी लड़कियां मिली, वह मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती थी, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। शायद उस दुनिया में कोई ऐसी लड़की बनी ही नहीं जो मेरे दिल को छू सके। ऐसा कहकर उससे थोड़ा दूर होता है, फिर कहता है, और हाँ, बीवी हो तो बीवी बनकर ही रहो। तुम्हें बीवी होने के सारे फर्ज निभाने होंगे। तुम्हें बहुत शौक था ना मेरी पत्नी बनने का, तो अब मैं बताता हूँ पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। अब तो मेरा तुम पर पूरा अधिकार हो गया। तो मैं जैसा कहूँगा, जो कहूँगा, वह सब तुम्हें मानना पड़ेगा। आज हमारी सुहागरात है, तो उसे तो मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा।
ऐसा कहकर वह मुस्कुरा देता है। वह धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने लगता है। यह देखकर जिया की जान सूखने लगती है। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं। अपनी शर्ट निकालकर रुद्र धीरे धीरे जिया की तरफ बढ़ने लगता है। जिया बिस्तर पर पीछे सरकते हुए कहती है, रुद्र जी, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप मेरी बात तो सुनिए। कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। इतने दिनों की थकावट, भाग दौड़ और तनाव के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिससे उस पर डर और घबराहट के कारण बेहोशी छाने लगती है। पर रुद्र उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वह जैसे ही जिया के ऊपर झुकने लगता है, पर जिया की आंखें बंद देखकर वह झटके से खड़ा होता है और गुस्से में बालकनी की तरफ चला जाता है। फिर वहां रखी चेयर को ठोकर मारकर कहता है, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ यह हो रहा है? मैं ऐसा नहीं चाहता था। फिर क्यों मैं इस लड़की की तरफ खींचा चला जाता हूँ? मैं उसके करीब तक जाना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर मैं अपने होश खो बैठता हूँ। मेरे साथ आखिर यह हो क्या रहा है? क्यों उस लड़की की आंखों में मुझे मासूमियत दिखती है? क्यों ऐसा लगता है कि यह मुझसे कुछ कहना चाहती है? वह एक नज़र पीछे मुड़कर जिया को देखता है तो उसे एकदम से कुछ खटकता है। जिया अभी भी वैसी ही पड़ी थी जैसे वह छोड़कर गया था। वह जल्दी से उसके पास आता है और उसे चेक करता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि जिया बेहोश हो गई है। यह देखकर वह घबरा जाता है। वह जल्दी से अनिकेत को फ़ोन करता है और कहता है, सुनो अनिकेत, जल्द से जल्द हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। जिया बेहोश हो गई। अनिकेत हैरान होकर कहता है, भाई तूने ऐसा क्या कर दिया कि जिया बेहोश हो गई? और कहकर हंसने लगता है। रुद्र, जस्ट शट अप अनिकेत, यह मजाक का टाइम नहीं है। तुमसे जितना कहा है उतना करो। और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वह अपने आप बेहोश हो गई। हाँ, इस बारे में दादाजी को पता नहीं चलना चाहिए। उस डॉक्टर को भी बोल देना। अनिकेत रुद्र के गुस्से को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने चुपचाप फ़ोन रखा और डॉक्टर को फ़ोन लगाकर घर पर बुला लिया। डॉक्टर घर पर आती है और तुरंत रुद्र के कमरे में जाकर जिया को चेक करने लगती है। चेक करने के बाद वह बाहर आ जाती है। रुद्र, क्या हुआ डॉक्टर? वह अचानक बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही लोड डाल दिया। कोई ऐसी बात जो इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, इसलिए वह बेहोश हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। रुद्र डॉक्टर से पर्ची लेकर दवाई लेने चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र दवाई लेकर आ जाता है और जिया के सिरहाने बैठ जाता है। वह कुछ देर उसे ऐसे ही देखता रहता है, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर उसे धीरे धीरे सहलाता है और कहता है, पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो हर बार मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरा तुमसे बहुत पुराना रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार, दर्द, जुदाई, अपनापन सब कुछ है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जिस तन्हाई से मैं गुजर रहा हूँ, उसी तन्हाई से तुम भी गुजर रही हो। जब तुम्हारे करीब था, तब तुम्हारी आंखों में एक गहरी उदासी मैंने देखी। क्या था वह? ऐसा क्या था जो तुम मुझसे चाह कर भी नहीं कह पाई? या फिर तुम कहना तो बहुत कुछ चाहती हो मुझसे, बस मैं ही नहीं सुनना चाहता। कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है। कुछ तो ऐसा है जो मैं तुम्हें समझने में गलती कर रहा हूँ। आखिर क्या? आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी उदासी तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है? मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि तुम ही वह हो जिसकी मुझे तलाश थी। पर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उस रात तुम मेरे कमरे में इस तरह आई? अनिकेत ने जो कहा, मैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अनिकेत कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है। ऐसा सोचते सोचते उसे भी वहीं नींद आ जाती है। रुद्र जिया के सिरहाने ही सो जाता है। उसका एक हाथ जिया के सर पर था और दूसरे हाथ से उसका एक हाथ थाम रखा था उसने। सुबह जिया की नींद खुलती है तो उसे अपने सिरहाने रुद्र दिखाई देता है, जो पूरी रात उसी तरह बैठा सो रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जिसे जिया अपने हाथ से सीधी करती है। जिया उसे प्यार से देखने लगती है, फिर अपने हाथों की तरफ देखती है। अपने हाथों में रुद्र का हाथ देखकर
उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह अपने मन में सोचती है, काश मेरी हर सुबह ऐसी हो। ऐसी ही सुबह की कल्पना तो मैंने अपने सपनों में की थी, जिसमें मैं अपने जीवन साथी का हाथ थामकर सुबह उसका चेहरा देखूं। पर तभी उसे अपनी शादी की असलियत याद आती है। उसका मन कसैला हो जाता है। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। उसके हिलने से रुद्र की भी नींद खुल जाती है। रात भर बैठे रहकर सोने से उसकी गर्दन अकड़ जाती है। अंगड़ाई लेता है और अपनी गर्दन दाएं बाएं करता है और अपने हाथ से अपनी गर्दन को मसलता है। फिर जिया की तरफ देखकर, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जिया, मैं ठीक हूँ। रुद्र, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? जिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शायद सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए। फिर जिया उठकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह बाहर आ जाती है। रुद्र उसे कुछ देर तक घूर कर देखता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। जिया अब तक तैयार हो जाती है। आज उसने रेड कलर की नेट की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहना था, पर उससे ब्लाउज की डोरी बंद नहीं हो रही थी। वह बार बार कोशिश कर रही थी, पर डोरी उसके हाथ नहीं आ रही थी। उसने अपने गीले बालों को आगे की तरफ किया और फिर कोशिश करने लगी, पर इस बार भी वह नाकामयाब रही। तभी रुद्र अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछता हुआ बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि जिया अपने ब्लाउज की डोरी के साथ कुश्ती खेल रही थी। एक हाथ में आती तो दूसरे हाथ से फिसल जाती, दूसरे हाथ में आती तो पहले हाथ से निकल जाती थी। कभी उसके बाल उसे परेशान कर रहे थे तो कभी उसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे। वह उसे कुछ देर ऐसे ही खड़ा देखता रहता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र जिया पर अटक गई। वह किसी आकर्षण में बंधा हुआ उसकी तरफ खींचा चला गया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जिया उसे अपने पीछे खड़ा देखकर संकोच में पड़ गई और उसे देखने लगी। माथे पर फैले उसके बाल और उनसे टपकता पानी देखकर वह मंत्रमुग्ध सी उसे आईने में से निहारने लगी कि तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। रुद्र उसके ब्लाउज की डोरी को बांध रहा था, पर उसकी नज़रें सामने आईने में से होकर जिया को निहार रही थी। जिया भी उसे ही देख रही थी। वह रुद्र की ठंडी ठंडी उंगलियों का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। रुद्र के स्पर्श से उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं। उसे अपने पूरे शरीर में सनसनाहट महसूस हो रही थी, पर वह किसी तरह खुद को शांत करके खड़ी थी। उसके हाथों ने साड़ी को मुट्ठी में भींच लिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र उसके बेहद करीब था। उसकी गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं कि तभी उसे महसूस हुआ कि रुद्र उससे दूर हो चुका है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोलीं तो वह देखती है कि रुद्र सिंदूर की डिब्बी उठाकर उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। जिया को यह सब सपने की तरह लग रहा था। वह उसे फिर से निहारने लगती है। आज उसने रुद्र को पहली बार इस तरीके से देखा था। उसे आज बहुत प्यारा लग रहा था कि तभी रुद्र उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर कहता है, क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई? जिया, कहीं नहीं। रुद्र, ऐसे मत देखो, तुमने अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया था और दादाजी अगर तुम्हें ऐसे देखते तो उन्हें बुरा लगता। इससे ज़्यादा और कुछ मत सोचो। इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। मैंने केवल खुद को डांट से बचाने के लिए किया है ये सब। कहीं तुम उनके सामने ऐसे ही चली जाती तो उन्हें शक हो जाता कि हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे भी तैयार होना है। जिया मुंह बनाकर, हूँ तो हो जाओ, मैंने कौन सा रोका तुम्हें, खड़ूस कहीं के राक्षस। हूँ। रुद्र, अजीब है, एक तो मैंने इसकी मदद की, ऊपर से थैंक यू भी नहीं कहा। पागल लड़की। खैर मुझे क्या। उसके जाने के बाद रुद्र खुद को आईने में देखने लगता है और खुद के चेहरे पर हाथों से थपथपाने लगता है। रुद्र, रुद्र, तुझे हो क्या गया है? आखिर क्यों तू उस लड़की को देखकर खो जाता है? फिर खुद को समझाते हुए, तू बहुत सख्त है, तुझे उस लड़की की आंखें पिघला नहीं सकती। पर फिर अपने टॉवल को बिस्तर पर फेंक कर कहता है, पर मैं क्या करूं? उसकी आंखें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है। कुछ तो ऐसा है जो मेरे सामने होकर भी मैं नहीं देख पा रहा। क्यों मुझे उसकी आंखों में मासूमियत दिखती है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वह भी किसी साजिश का शिकार है? आखिर क्या है ऐसा जिसे मैं नहीं देख पा रहा? क्यों हर बार मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ? तभी उसके फ़ोन पर अनिकेत का फ़ोन आता है। रुद्र,
गुड मॉर्निंग अनिकेत। अनिकेत, गुड मॉर्निंग रुद्र, कहाँ हो? अभी तक उठे नहीं क्या जनाब? रुद्र, अरे उठ तो गया था, बस तैयार होकर नीचे आ रहा हूँ। तुमने वह शर्मा जी वाली फाइल तैयार की? अनिकेत, हाँ मैंने तैयार कर ली है। तुम नीचे आ जाओ और एक बार उसे चेक कर लो। रुद्र, हाँ ठीक है, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अनिकेत, ओके। वैसे रुद्र, तुम आज इतने लेट कैसे हो गए? अनिकेत हंसते हुए कहता है, तुम तो टाइम के बड़े पाबंद हो। अब तक तो तुम्हें तैयार होकर ऑफिस चले जाना चाहिए था, और आज इस टाइम तक तुम तैयार ही नहीं हुए। आखिर बात क्या है, बताओ बताओ। रुद्र, कहना क्या चाहते हो अनिकेत? साफ साफ कहो। और लेट हो गया तो हो गया, नींद नहीं खुली मेरी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम अच्छे से जानते हो, कल रात जिया बेहोश हो गई थी, तो सोने में लेट हो गया था। सुबह नींद देर से खुली। अनिकेत, होता है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। वैसे नींद नहीं खुली से क्या मतलब है तुम्हारा? रात तुम अच्छे से तो सोए थे ना? ओह माफ करना यार, मैं तो भूल ही गया था। कल तुम्हारी सुहागरात थी, तो नींद तो लेट खुलती। अगर तुम्हें थोड़ा आराम करना है तो तुम कर सकते हो। और कल रात को जिया बेहोश हो गई थी, तो हो सकता है जो रात में ना हो सका हो वह सुबह हो गया हो। और यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और रुद्र का मजाक बनाने लगता है। अनिकेत यह सब कहकर रुद्र को छेड़ रहा था। रुद्र, अनिकेत बहुत हो गया, बकवास मत करो मेरे सामने। तुम अच्छे से जानते हो कि यह सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। जिया से शादी करना मेरी मजबूरी थी, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम अच्छे से जानते हो कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई है। रुको, अभी मैं नीचे आता हूँ, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ? मैं ऐसी लड़की को अपने मुंह भी नहीं लगाता। अगर दादाजी की बात नहीं होती तो मैं उससे हरगिज शादी नहीं करता। अनिकेत अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, माफ़ कर दे भाई। तू तैयार हो जा और नीचे आ जा। और फ़ोन रखकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब आएगा रुद्र को चिढ़ाने का मज़ा। फिर गंभीर होकर कहता है, अगर इस लड़की ने मेरे भाई को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो वह दिन उसका आखिरी दिन होगा। रुद्र व जिया तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। रुद्र दादाजी के पास जाकर, दादाजी प्रणाम, कैसे हैं आप? यशराज जी अखबार पढ़ रहे थे। वह अखबार नीचे करके कहते हैं, खुश रहो बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? रुद्र, जहाँ जाऊँगा दादाजी, ऑफिस जा रहा हूँ। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यशराज जी, पर तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इतनी जल्दी ऑफिस? अरे थोड़ा घूमो फिरो, बहू को थोड़ा घुमाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। रुद्र, नहीं दादाजी, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उससे हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। तभी जिया आकर दादाजी के पैर छूकर कहती है, हाँ दादाजी, इन्हें आप ऑफिस जाने दीजिए। वैसे भी इन सब के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। यशराज जी उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। पर बेटा, ऐसे कैसे? अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, और सुल्लू के पट्टे को अपने ऑफिस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। खैर वह सब जाने दो। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जिया, हाँ दादाजी, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? रुद्र भी यशराज जी के सवाल से थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, हाँ दादाजी, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे क्या होना है? यशराज जी रुद्र के कान पकड़कर कहते हैं, हम तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे बाप के भी बाप। तुम मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, रात क्या हुआ क्या नहीं, और कौन आया इस कमरे में। तब तक अनिकेत भी जाता है और वह उसे भी घूर कर कहते हैं, क्यों अनिकेत, रात को तुम किसे लेकर आए थे घर पर? अनिकेत इस सवाल से सक पका जाता है। दोनों की हालत काटो तो खूनने जैसी हो रही थी, क्योंकि कोई भी यह बात यशराज जी को नहीं बताना चाहता था कि रात में क्या हुआ था। दोनों उनके सवाल से घबरा जाते हैं। अनिकेत, दादाजी, मैं कुछ समझा नहीं। यशराज जी अपनी छड़ी उठाकर अनिकेत और रुद्र को हल्की सी मार लगाते हुए कहते हैं, मैं बताऊं कौन आया था रात को? अभी बताता हूँ। दादाजी उन दोनों के पीछे पीछे भागने लगते हैं और वह दोनों हंसते हुए भागने लगते हैं। दादाजी, दादाजी,
ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा आप समझ रहे हैं। तभी असराज जी थक कर रुक जाते हैं। उन तीनों को इस तरीके से खिलखिलाता हुआ देखकर जिया बहुत खुश होती है। अब बताओ, रात में जिया को क्या हुआ था? रुद्र बोलने वाला ही होता है कि जिया बीच में बोलती है, दादाजी कुछ नहीं, मैं बस थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। रुद्र, हाँ हाँ यही बात थी दादाजी। यशराज जी जिया के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा अपना ख्याल रखा करो, यह नालायक तो तेरा ख्याल रखेगा नहीं। रुद्र मुंह बनाकर, क्या दादाजी, आप हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। फिर कुछ सोचकर, पर एक बात बताइए दादाजी, आप तो सो गए थे, फिर आपको कैसे पता चला? यशराज जी, बरखुरदार, मैं तुम्हारा दादा हूँ। जब तुम और अनिकेत डॉक्टर को लेकर बाहर जा रहे थे, तब मैं पानी पीने के लिए उठा था। तभी मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी और यह भी सुन लिया था कि दादाजी को कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद मैं जिया के पास गया और उसकी हालत देखी। तुमने तो पता नहीं मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है। रुद्र और अनिकेत ये सुनकर सोचते हैं, अगर दादाजी को कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पता चल गई तो क्या होगा? तभी यशराज जी कहते हैं, तुम दोनों क्या सोचने लग गए? और भी कोई बात है जो तुमने मुझसे छिपा रखी है? हो तो तुरंत बता दो। अगर मुझे बाद में पता चला ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। रुद्र और अनिकेत तेजी से सिर हिलाकर ना कर देते हैं। नहीं नहीं दादाजी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। अच्छा मैं चलता हूँ, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। ऐसा कहकर दोनों तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। यशराज जी दोनों को आवाज़ लगाते हैं। रुद्र, अनिकेत दोनों रुककर पीछे घूम जाते हैं। नाश्ता करके जाओ, यशराज जी बोले। वह दोनों रुक जाते हैं। यशराज जी जिया की तरफ मुड़कर कहते हैं, बेटा नाश्ता लगा दो, नहीं तो ये भूखे ही चले जाएंगे। जिया नाश्ता लगाने चली जाती है। कुछ देर बाद सब नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद जिया यशराज जी के पास आकर कहती है, दादाजी मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। यशराज जी, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और रिया बेटी के लिए मेरी तरफ से कुछ तोहफा ले जाना। जिया, ठीक है दादाजी कहकर चली जाती है। ऑफिस में रुद्र और अनिकेत किसी डील के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं। अनिकेत, रुद्र तुम्हें पता है वह सिंगापुर वाले क्लाइंट हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्हें हमारे प्रोडक्ट बहुत पसंद आए और कल ही हमने उनके साथ 400 करोड़ की डील साइन की है। रुद्र, लेकिन हम तो सिंगापुर जा ही नहीं पाए थे और हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं गया था। फिर ये डील हमें कैसे मिली? अनिकेत मुस्कुराकर कहता है, रुद्र मेरे भाई, मैंने उनसे हमारी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था और उन्हें ऑनलाइन मीटिंग के लिए राज़ी कर लिया था और मैंने पर्सनली वह सारी मीटिंग हैंडल की थी। उन्हें हमारा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। रुद्र अनिकेत के गले लगते हुए, यार तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। अनिकेत अपने बालों में हाथ फिराता है, चल चल अब ज़्यादा मस्का मत लगा, सब जानता हूँ मैं। फिर वह कहता है, आज होटल ब्लैक रोज में हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मिसेस दास के साथ। रुद्र, ठीक है, और अपना सिर फाइल में घुसा लेता है। जिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है और रिया से मिलने जाती है। रिया से मिलकर जैसे ही वह लौट रही होती है कि उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, जिया रुको। जिया अपना नाम सुनकर रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। सामने देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। एक लड़का उसके पास चलकर आता है। उसने ब्लू कलर की जीन्स, ब्लैक शर्ट और उसके ऊपर वाइट एप्रिन पहन रखा था। उसके बाल कटे हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड्स उगी हुई थी। काली आंखें, गोरा रंग, कुल मिलाकर वो बहुत डेसिंग लग रहा था। हेलो करण, जिया उस लड़के के तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है। वह लड़का जिसका नाम करण होता है हाथ मिलाकर कहता है, हेलो जिया, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस हॉस्पिटल में? और इंदौर से तुम इस शहर में कब आई? फिर उसे गौर से देखकर कहता है, तुमने शादी भी कर ली? सीरियसली? तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बिना बताए शादी कर ली? जिया उसके इतने सारे सवाल सुनकर उसे रोकते हुए कहती है, अरे बस बस करण, एक एक करके सवाल पूछो। एक साथ तुमने इतने सारे प्रश्न पूछ लिए। पहले तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण, मैं इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं यहाँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड डॉक्टर हूँ। जिया, वाओ, दैट्स कूल।
आखिर तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। डॉक्टर करण। करण। हाँ वह तो है, पर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया बहुत लंबी कहानी है। करण। कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत टाइम है। वैसे भी मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। चलो पास में ही एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है, हम वहाँ जाकर आराम से बात करते हैं। जिया को सोचकर उसे हाँ कह देती है और वह दोनों बाहर आ जाते हैं। करण और जिया दोनों पार्किंग में आते हैं। करण अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसे बैठने के लिए कहता है। जिया आगे का दरवाज़ा खोलकर उसके साथ बैठ जाती है। वह उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद एक काले रंग की गाड़ी होटल ब्लैक रोज के आगे आकर रुकती है। उसमें से रुद्र और अनिकेत बाहर निकलते हैं और अंदर उनके लिए बुक किए गए टेबल की तरफ चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही एक नीले रंग की गाड़ी और आकर रुकती है। उसमें से जिया और करण बाहर निकलते हैं। वह भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर रुद्र और अनिकेत मिसेस दास के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और वहीं उनसे 4 टेबल छोड़कर जिया और करण बैठ जाते हैं। तुम क्या लोगी? मेनू कार्ड को देखकर करण पूछता है। जिया कोल्ड कॉफ़ी। करण वेटर को बुलाकर ऑर्डर देता है, एक कोल्ड कॉफ़ी और एक हॉट कॉफ़ी। फिर जिया की तरफ मुड़कर कहता है, हाँ तो अब तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई और तुम उस हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? रुद्र की पीठ जिया की तरफ थी और जिया बिल्कुल उसके सामने बैठी थी। जिया करण को अपने घर से निकलने से लेकर यहाँ तक पहुँचने की सारी कहानी सुना देती है, पर उसे ये नहीं बताती कि उसे सिम्मी ने धोखा दिया। करण, तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने शादी कर ली रिया को बचाने के लिए? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? एक बार मुझे तो बताती। जिया, मुझे कुछ भी सोचने का वक्त नहीं मिला। मुझे अपनी बहन को बचाना था। करण, तो तुमने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति से शादी कर ली। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? जिया, मजबूरी किसी से कुछ भी करवा सकती है करण। जिस लड़की की माँ ने उसे घर से निकाल दिया, जिसकी बहन को दिल की बीमारी थी, वह और क्या करती? किसके आगे मदद के लिए हाथ फैलाती? और कौन करता मेरी मदद? ये समाज? यहाँ हर व्यक्ति एक लड़की को भेड़िए की नज़रों से देखता है। किस तरह मैंने खुद को बचाया है, ये मैं ही जानती हूँ। समाज के जो लोग समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, वही लोग रात के अंधेरे में बदनाम गलियों में पहुंच जाते हैं, जहाँ दिन में जाना गुनाह समझते हैं। उनके लिए मजबूर लड़की एक जिम्मेदारी नहीं, अपनी भूख मिटाने का चारा होती है। रुद्र अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे जिया किसी लड़के के साथ बैठी दिखाई देती है। उन्हें साथ देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसे लगता है कि जिया किसी लड़के के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखवाया गया था कि जब तक वह इस शादी में रहती है, तब तक वह किसी भी लड़के के साथ रिलेशन नहीं बना पाएगी। फिर यहाँ तो रुद्र जिया के लिए फील करता था, बस उस बात को एक्सेप्ट करने से खुद को रोकता था। आज जिया को किसी के साथ बैठा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर भी सोचता है कि घर जाकर ही उससे बात करना ठीक रहेगा और वह वहाँ से तेजी से निकल जाता है। अनिकेत, रुद्र रुद्र चिल्लाता उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है, पर रुद्र बिना कुछ सुने गाड़ी निकालकर अकेला ही चला जाता है। अनिकेत जब तक बाहर आता है, तब तक रुद्र निकल चुका होता है। कुछ देर बाद जिया भी अपने घर चली जाती है। वह बहुत थक जाती है, इसलिए अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि रुद्र कमरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा है और वह भी उसे बिना देखे बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद में फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है, तो रुद्र को बाहर बैठे देखकर ठिठक जाती है। रुद्र इस वक्त उसे बहुत गुस्से से देख रहा था। उसके एक हाथ में मोबाइल घूम रहा था और दूसरे हाथ से वो सोफे पर अपनी उंगलियां चला रहा था। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखों में मौत की सी ठंडक देखकर जिया को डर लगने लगता है, पर फिर अपने आप को नॉर्मल करके वह कपड़े जमाने लगती है। तभी रुद्र उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी कमर से उसे पकड़ लेता है। जिया अचानक रुद्र के पकड़ने से सिर जाती है। रुद्र एकदम उसके कान के पास आकर कहता है, बीबी आज तुम कहाँ गई थी? जिया घबराकर उसकी तरफ मुड़ जाती है और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाती है और बोलती है, कहीं भी गई थी, आपको उससे क्या? रुद्र उसे अपनी ओर खींच लेता है
और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहों का घेरा मजबूत कर लेता है। मैं जितना पूछ रहा हूँ मुझे बस उतना जवाब दो। आज तुम सारा दिन कहाँ थी? जिया, मैं बाहर गई थी। रुद्र, क्यों और किसके साथ गई थी? जिया, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए अपने दोस्त के साथ बाजार गई थी। रुद्र, अच्छा, बाजार गई थी और वह भी दोस्त के साथ? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा इस शहर में कोई भी दोस्त नहीं है। वैसे आजकल बाजार होटल ब्लैक रोज में होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। जिया रेस्टोरेंट का नाम सुनकर चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं वहाँ नहीं गई थी। मैं सच में बाजार गई थी। रुद्र को उसका झूठ सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह जिया के और पास आ जाता है और एक हाथ से उसके बालों की लट को पीछे करते हुए कहता है, आजकल मेरी बीवी मुझसे झूठ भी बोलने लग गई। मैं अभी बहुत शांत तरीके से तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम वहाँ क्या करने गई थी और किसके साथ गई थी? जिया को अब घबराहट होने लगती है। उसे लगता है कि अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर उसे सच्चाई नहीं बता सकती थी। फिर भी वह काफ़ी हद तक खुद को शांत रखते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि मैं वहाँ थी? आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रुद्र उसके होंठ पर अपने होंठों से काट लेता है और फिर कहता है, तुम्हारी हर एक झूठ की सज़ा मैं तुम्हें अब इसी तरीके से दूंगा। और मैं वहाँ क्या कर रहा था तो उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम वहाँ क्या कर रही थी उसका जवाब दो, नहीं तो अपनी सज़ा भुगतने को तैयार रहो। मैंने तुम्हें किसी के साथ वहाँ देखा है। अब मुझे सच सच बता दो कि वह कौन था और उसका तुमसे क्या रिश्ता है। वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, और वह भी सच सच। अगर उसमें से एक भी लफ्ज़ झूठ निकला तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिया, जो कि अब तक यह सोच रही थी कि शायद रुद्र ने उसे करण के साथ वहाँ देख लिया, इसलिए वह पूछ रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि रुद्र उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह धक्का देकर रुद्र को खुद से अलग करती है। पर रुद्र की बाहों का घेरा इतना मजबूत था कि वह उसे नहीं निकल पा रही थी। वह छटपटाने लगती है। तभी रुद्र उसके गालों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था कि जब तक तुम मेरी बीवी रहोगी तुम किसी गैर मर्द के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रहते तुम किसी और लड़के के साथ होटल में बैठकर आस्की लड़ाओ? अगर तुम्हें वहाँ किसी ने देख लिया होता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद होने के बाद चाहे तुम कितने भी लड़कों से रिश्ते रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इस वक्त तुम रुद्र सिंह आर्य की पत्नी हो। कौन था वह लड़का? मुझे सच बताओ। तुम्हारा कोई पुराना आशिक, या फिर उसे भी तुम पैसों के लिए अपने जाल में फंसा रही हो? रुद्र एकदम से चिल्लाकर बोलता है, बताओ मुझे। जिया उसके चिल्लाने से घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रुद्र के हाथ अपने मुंह से हटाकर कहती है, मेरी बात सुनिए। मुझे गलत ठहराने से पहले एक बार तो मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। आपने तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए। छी, इतनी घटिया सोच है आपकी। मुझे किसी लड़के के साथ देखकर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पर। रुद्र, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुमने मुझसे भी तो शादी पैसों के लिए ही की है। मेरे भोले भाले दादाजी को फंसा लिया और अब बड़ी शरीफ बन रही हो। एक बार को तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास भी हो गया था, लेकिन आज जिस तरह तुम उस लड़के के साथ हंसकर बातें कर रही थी, उससे तो साफ लग रहा था कि तुम्हारा उसके साथ किस तरह का रिश्ता है। जिया को अब बहुत गुस्सा आने लगता है। वह अपने कानों पर हाथ रखकर कहती है, बस कीजिए रुद्र, बस कीजिए। मैं दादाजी की इज्जत करती हूँ, इसलिए मैंने आपकी हर बात सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर बार मुझे गलत ठहराएं। आप मेरी बात तो सुनिए। आपने तो बस मुझे गुनहगार बना दिया। क्या गलती है आखिर मेरी? कौन से गुनाह की सज़ा दे रहे हैं आप मुझे? मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। भगवान के लिए मुझ पर इस तरह के आरोप मत लगाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रुद्र को उसे रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिया को किसी और लड़के के साथ देखकर, इसलिए वह उसकी तरफ पलटकर खड़ा हो जाता है। जिया बोलने ही वाली होती है कि तभी रुद्र का फ़ोन बजता है
और फ़ोन उठाते ही सामने से कुछ कहा जाता है जिससे रुद्र शॉक हो जाता है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। जिया एकदम से रुद्र के पास आकर कहती है, रुद्र क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है? रुद्र उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। जिया रुद्र रुद्र पुकारती रह जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।